खनक के चेहरे पर खून के छींटे। दिग्विजय को एक पल को जलन होती है कि आज उसके एहसासों को चुराने वाली खनक का होने वाला पति उसके सामने खड़ा है। दिग्विजय अपने सोच को दरकिनार कर अर्नव के गले में माला डालकर उसे गले से लगता है और अंदर लेकर जाता है। महेंद्र जी अर्नव के पिता और उसके ताऊ जी के गले में माला डालते हैं और उन्हें अपने गले से लगते हैं और उन्हें भी घर के अंदर लेकर जाते हैं। वहीं नीलम अर्नव की मां के गले में माला डालते हैं और उनसे गले मिलती है और जहां उन सबके लिए बैठने का इंतजाम किया गया था यानी कि मंडप के सामने ही उन्हें लेकर जाती है। बारात के आने पर गायत्री खनक जो चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी उसे अर्नव के नाम से छेड़ने लगती है, लेकिन खनक का ध्यान तो उसके हाथ पर रची मेहंदी से डी अक्षर पर लगी हुई थी। खनक के दिल में उस डी को लेकर असमंजस चल रहा था कि आखिर वह अक्षर डी किसके नाम का उसके हाथों पर रच गया है। अभी अभी मंडप में आए रघुबीर सिंह ठाकुर को देखकर अग्नि का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह खनक की शादी में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था इसलिए चुप रहता है। लेकिन रघुबीर सिंह अग्नि को देखकर भावुक हो जाते हैं क्योंकि आज उन्होंने कई सालों बाद अपने बेटे को अपने सामने देखा था। रघुवीर सिंह अपने बेटे को गले से लगाने की उम्मीद लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन अग्नि उनसे मुंह फेर कर दूर चला जाता है। रघुवीर सिंह चेहरा उदास हो जाता है जिसे देखकर गायत्री भी उदास हो जाती है। उसका सपना कि अपने भाई और पिता को एक साथ देखना शायद सपना ही रहने वाला था। दिग्विजय भी रघुवीर सिंह को अपने सामने देख वहां से हट जाता है ताकि खनक की शादी में उसकी वजह से कोई अड़चन न आए। शादी का मुहूर्त होने में अभी वक्त था तो पंडित जी दूल्हे को बुलाकर उसके साथ कुछ पूजा करते हैं, जिसके बाद वरमाला का वक्त होता है तो दुल्हन को बुलाया जाता है। महेंद्र जी गायत्री को खनक को लेकर आने के लिए कहते हैं। गायत्री भी चली जाती है खनक को लेने और कुछ देर में खनक को लेकर सीढ़ियों से उतरती है। लाल जोड़े में खनक क्या खूबसूरत लग रही थी। खनक ने रेड कलर की शादी का जोड़ा पहना था, उस पे ब्राइडल हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी, नाक में बड़ा सा नथ, मांग में मान टिका, हाथों में भरी हुई रेड कलर की चूड़ियां, साथ में कलीरे, पैरों में पायल, सर पर घूंघट। खनक अब तक की सबसे खूबसूरत और क्यूट दुल्हन लग रही थी। गायत्री खनक को मंडप में अर्नव के पास लाकर खड़ा कर देती है। पंडित जी अंडस को, जजमान जयमाला का समय हो गया है, इन्हें जयमाला दीजिए। अर्नव की मां पंडित जी की बात सुन मंडप के सामने खड़ी लड़की से कहती है अंडस को, दीपाली बेटा भाई और भाभी को जयमाला दो। दीपाली जो अर्नव की बहन थी वह जी मां बोलकर अर्नव और खनक को जयमाला देती है और पंडित जी दोनों को वो माला एक दूसरे को पहनाने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला डालते हैं। जयमाला डालते ही सभी उन दोनों पर फूल बरसाने लगते हैं। महेंद्र जी और दिग्विजय खनक और अर्नव के पीछे खड़े थे। महेंद्र जी के आंखों में नमी थी। आज इतने नाजों से पाली हुई बच्ची को अपनी मजबूरी के कारण इतने जल्दी किसी और को सौंपना पड़ रहा था। महेंद्र जी अपनी आंखें बंद कर अपने सर को ऊपर उठाकर आसमान की ओर कर अपनी आंखें खोलकर देखते हुए अपने मन में कहते हैं, हमें माफ कर देना धैर्य धानी, हमने वादा किया था हम आपकी बच्ची को सदा अपने साए में रखेंगे, लेकिन आज उन्हें किसी और सौंप रहे हैं। पंडित जी बाकी की शादी की रस्में शुरू करते हैं और दोनों को अपने अपने स्थान पर बैठने को बोलते हैं, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फिर दोनों का गठबंधन करने के लिए बोलते हैं। गायत्री आकर दोनों का गठबंधन करती है। फिर पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़े होने को बोलते हैं। दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए दोनों को फेरे शुरू करने के लिए कहते हैं। दिग्विजय से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खनक उससे दूर नहीं जा रही है बल्कि उसकी धरा उससे दूर जा रही है। अर्नव पहला फेरा लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है तो दिग्विजय अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर थोड़ा साइड हट जाता है और तभी बैंग बैंग की आवाज के साथ दो गोली आकर अर्नव के सर पर लगती है और अर्नव उसी वक्त भगवान को प्यारा हो जाता है। अर्नव को जो सर पर गोली लगी थी वो खून के छींटे सीधे उसके पीछे फेरे लेने के लिए खड़ी खनक के चेहरे पर लगती है और खनक का चेहरा खून की छींटों से भर जाता है। अपने सामने अपने होने वाले पति को इस तरह से अचानक मरते देख खनक अपनी जगह पर जड़ रह जाती है। विधवा या विवाहित, अर्नव को जो सर पर गोली लगी थी वो खून के छींटे सीधे उसके पीछे फेरे लेने के लिए खड़ी खनक के चेहरे पर लगती है और खनक का चेहरा खून के छींटों से भर जाता है। अपने सामने अपने होने वाले पति को इस तरह से अचानक मरते देख खनक अपनी जगह पर जड़ रह जाती है। दिग्विजय अर्नव के मरने से इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र उससे कई दूर एक पंडाल के सामने राइफल लिए खड़े एक आदमी पर जाती है। दिग्विजय कुछ करता उससे पहले ही तीसरी बार बैंग की आवाज़ आती है, जो कि तीसरी गोली दिग्विजय के सीने पर चलाई गई थी। दिग्विजय को आकर वह गोली लगती उससे पहले ही अग्नि दिग्विजय को वहां से हटा देता है और खुद भागते हुए उसे आदमी को पकड़ने के लिए जाता है। वह आदमी भी अपनी राइफल छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन अग्नि और काली मिलकर उस आदमी को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं।
महेंद्र जी जो दिग्विजय के पास खड़े थे उनकी नज़र खनक को देख रही थी। वह ऊपर चढ़कर मंडप में आते हैं और खनक का चेहरा अपनी ओर घूमते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खनक पत्थर की मूर्ति बन गई है। महेंद्र जी के लाख बुलाने पर भी खनक के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और जब महेंद्र जी खनक का चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाते हैं तो भी खनक ऐसे उनकी ओर देखती है जैसे कि अभी उसकी आंखें एक ही जगह पर देख रही हो। अर्नव के पास आकर उसे हिलाते हुए रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। जो इंसान एक बार मर जाए उसे दोबारा कैसे उठाया जाए या जिंदा कर सकते हैं। खनक की नजरें नीचे पड़े अर्नव के पार्थिव शरीर को ही देख रही थी। पल भर में क्या से क्या हो गया था। कहाँ सभी खनक की डोली उठने का इंतजार कर रहे थे तो अब अर्नव की अर्थी उठने वाली थी। वहां हरिद्वार के बाहर से शादी में शामिल होने आए एक आदमी कुलकर्णी जी से कहता है, अंध इसको अब रोकर क्या फायदा कुलकर्णी जी, इस हादसे के जिम्मेदार है आपके हरिद्वार के मालिक दिग्विजय रावत एल और ये मनहूस लड़की। खनक को उंगली दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, आपके मालिक के कई दुश्मन हैं, ये जानते हुए भी ये इस शादी में शामिल होने चले आए। इसका नतीजा देखो, आपने अपना जवान बेटा खो दिया और इस लड़की ने अपना होने वाला पति। उसी आदमी ने फिर से दिग्विजय और खनक पर उंगली उठाते हुए कहा। दिग्विजय बस उन लोगों की बातें सुन रहा था, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। आज तक उसकी इज्जत करने वाले लोग आज उसे ही एक इंसान के मरने की जिम्मेदार मान रहे थे। तभी कुलकर्णी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस आदमी से कहा, अब अगर भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसमें मालिक क्या कर सकते हैं, आप चुप हो जाए अब। कुलकर्णी जी के उस आदमी को चुप कराने पर एक औरत जो खनक की हल्दी में शामिल थी, उस औरत ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा, अंडस को कैसे चुप रहे, बताया आपको उस दिन हमने कहा था महेंद्र काका की मालकिन एक विधवा है और उनका साया खनक बिटिया की आने वाली नहीं जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उस दिन आपने हमें चुप करवा दिया और आज देखिए खनक बिटिया पर भी वही मनहूसियत छा गई है। खनक बिटिया को अब लोग मनहूस कहेंगे। मनहूसल मालकिन एक विधवा होने के बाद भी खनक बिटिया की हल्दी की रस्म में शामिल हुई और उसके बाद खनक बिटिया की मेहंदी की रस्म में सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि खुद ही खनक बिटिया के हाथों में मेहंदी रचाई है मालकिन ने। और अब जब खनक बिटिया को मनहूस कहा जा रहा है तो आप महेंद्र काका चाहे जितना भी दहेज दे दे, लेकिन अब मंडप में होने वाले पति के मरने के बाद कोई भी लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा जिसका होने वाला पति मंडप में मारा गया हो। फेरे लेते हुए अगर दुल्हा मर जाए तो आप इसे विवाहित कहेंगे या फिर विधवा कहिए ना मालिक, आप इसे क्या कहेंगे। एक औरत ने दिग्विजय को देखते हुए कहा। दिग्विजय जिसने अभी अपना सर झुका रखा था वह झटके में अपना सर ऊपर कर उस औरत को देखने लगा। शादी के बाद अगर पति को कुछ हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मंडप में ही होने वाला पति मर जाए तो लड़की क्या कहलाएगी, विधवा या विवाहित कहिए ना मालिक। एक और आदमी ने दिग्विजय से कहा, हम लड़का चुनकर लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी शादी इससे होने वाली है तो लड़की उस लड़के के सपने देखने लगती है। अगर दूल्हा मंडप में मर गया तब क्या किया जाए, उसे भगवान का आदेश समझा जाए या किसी की मनहूस साय का असर माना जाए। वहां मौजूद सभी कुछ न कुछ कह रहे थे और इन सब में नीलम, दिग्विजय और खनक तीनों को ही अपनी बातों से तीर चुभो रहे थे। नीलम तो अब सच में मान रही थी खनक की जिंदगी जो आज इस तरह से बर्बाद हुई है उसी के मनहूस साय की वजह से ही हुआ है। उसे खनक की हल्दी मेहंदी शादी के किसी भी रस्म में नहीं आना चाहिए था। नीलम दिग्विजय की और अपने आंसू भरे नजरों से देखती है तो दिग्विजय एक पल को अपने सर को नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसी ने ही तो कहा था कि नीलम ना तो सफेद साड़ी पहनेंगी और ना ही विधवाओं जैसी रहेगी। एक औरत ने और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दिग्विजय ने गरजती हुई आवाज में सबसे कहा, अंडस को बस कीजिए आप सब। दिग्विजय और खनक की शादी। एक औरत ने जैसे और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दिग्विजय ने गरजती हुई आवाज में सबसे कहा, अंडस को बस कीजिए आप सब। क्या मनहूस और विधवा लगा रखा है आप सब ने? क्या एक विधवा को जीने का हक नहीं है? क्या एक लड़की अपनी मर्जी से विधवा बनना चुनती है? नहीं, एक लड़की अपने हाथों से अपना श्रृंगार कभी नहीं उतारती। आप जैसे लोग जो खुद को समाज मानता है, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से एक लड़की को अपने पति के मरने के बाद अपना श्रृंगार उतारना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन, अगर घर पर कोई मर गया तो किसी से कोई रंग नहीं छीना जाता, लेकिन अगर गलती से लड़की का पति मर गया तो लड़की को तरह तरह की गलियों और कई ऐसे नामों से नवाजा जाता है जो शायद लड़की ने पहले कभी सुना भी न हो। और ये सब सुनने और सहने के लिए लड़की खुद अपने पति को मार कर विधवा नहीं बनती, उसे पति के मरने के बाद जबरदस्ती विधवा बनाया जाता है और उससे वो सारे रंग छीन लिया जाता है जिसे पहनकर कभी वो लड़की खिलखिलाकर हंसा करती थी। क्यों? ऐसा तो एक मर्द के साथ कभी नहीं किया जाता। पत्नी मर गई, 2 दिन उसके याद में आंसू बहा दिया और तीसरे सब कुछ नॉर्मल। मर्द से तो उसके रंग नहीं छीने जाते, ना उसे मनहूस कहा जाता है, बल्कि उसके लिए दूसरी शादी कराने के लिए लड़की खोजी जाती है, ये कहकर कि उसके आगे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, वो इस जिंदगी को आगे अकेले कैसे गुजारेगा। ऐसा लड़की और औरतों के साथ नहीं किया जाता। पति मरा नहीं कि उसे जबरदस्ती घसीट कर ला कर सबके सामने बैठा दिया जाता है और उस लड़की से उसकी सुहागन होने की सारी चीजें छीनकर सफेद साड़ी थमा दी जाती है, ये कहकर कि अब यही तुम्हारा मुकद्दर है।
उसके बाद वो लड़की किसी शुभ काम में चली जाए तो उसके आने से वो शुभ काम अशुभ हो जाता है। वो किसी रंगीन लिबास को नहीं पहन सकती है। क्यों? क्योंकि उसका पति मर गया है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? दो नियम क्यों बनाए गए हैं? पत्नी मरी तो मर्द के लिए अलग नियम की मर्द अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वहीं अगर पति मर गया तो लड़की को एक सफेद साड़ी पहनाकर घर की चार दीवारी में कैद कर दो, ये कह कर कि अब तुम्हारा घर के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। दिग्विजय ने ये सब नीलम को देखते हुए कहा था। नीलम की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जब ऐसे ही कुछ 5-6 औरतों ने मिलकर उसके पति के मरने के बाद उसके पति के शव के सामने ही नीलम की रोने के बाद भी उसे जबरदस्ती आंगन के बीच में बैठाकर उसके माथे से उसके पति के नाम का सिंदूर और सिंग को पानी डालकर धोया था और उसके हाथों से उसके सुहाग की चूड़ियों को उतार कर फेंक दिया था और उसे एक सफेद साड़ी पहनकर यह कहा था कि वह अब एक विधवा है। आप लोगों को अगर नियम बनाना है तो एक नियम बनाए, औरत हो या मर्द दोनों को एक ही नज़र से देखिए, वो भी इंसान है, उन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है। दिग्विजय ये कहने के साथ उसका ध्यान महेंद्र जी के पास मूर्ति बनी खड़ी खनक पर चली गई। दिग्विजय खनक को देखते हुए मंडप में चढ़ता है और खनक के पास खड़े महेंद्र जी को थोड़ा सा साइड हटाकर खनक का घूंघट का छोर जो अर्नव के कंधे पर रखे कपड़े से गठबंधन के रूप में मिलाकर बंधा गया था उसे खोलकर अपने कंधे पर रखता है और गायत्री जो अभी नीलम को संभाल रही थी उसे आवाज देकर अपने पास बुलाकर कहा, अंडस को इस कपड़े को खनक के दुपट्टे के साथ गठबंधन करो। गायत्री कुछ देर तो बस दिग्विजय का मुंह देखती रह जाती है। इसे बांधो गायत्री। दिग्विजय जब दोबारा से अपने शब्द दोहराता है तो गायत्री जल्दी से खनक के घूंघट के छोर के साथ दिग्विजय के कंधे पर रखे कपड़े के साथ गठबंधन करती है। दिग्विजय ने खनक को अपने गोद में उठाकर पंडित जी से कहा, पंडित जी फेरे के लिए मंत्र पढ़िए। पंडित जी फेरे शुरू करते हैं। खनक जो अपने होश में नहीं थी इसलिए सातों फेरे के वचन दिग्विजय खुद ही खाता है। दिग्विजय को खनक से शादी करते देख अब तक जी नीलम की आंखों में दुख के आंसू थे, वहीं अब नीलम की आंखों में दिग्विजय को उसके प्यार को पाने की, उसके प्यार को सबके सामने हक से उसे गोद में उठाकर शादी करते देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नीलम जो अब तक किनारे खड़ी थी वह अब मंडप के पास आ गई थी। फेरे खत्म होने के बाद दिग्विजय खनक को उसके स्थान पर बैठाकर खुद भी अपने स्थान पर बैठ गया। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फूल और चावल की कुछ अक्षत दिग्विजय के होंठ में देते हुए उसे हवन कुंड में डालने के लिए कहा। दिग्विजय पंडित जी की कहे अनुसार खनक का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ अपने नीचे रख अपने हाथ को उसके नीचे पकड़ने के लिए रखकर हवन कुंड में वह फूल और अक्षत के चावल डालने लगता है। ऐसे ही करते हुए सारे मंत्र के साथ दिग्विजय खनक के फूल और चावल के अक्षत हवन कुंड में डालता है। पंडित जी कन्यादान करने की विधि को पूरा करने के लिए खनक के माता पिता को आगे आने के लिए कहते हैं। तभी सबकी नज़र पिलार के पास तप्त खड़े महेंद्र जी पर जाती है। महेंद्र जी पंडित जी की बात सुनकर अपनी नज़रें घुमाकर उन्हें देखते हैं। महेंद्र जी के चेहरे पर एक अलग सा दर्द नजर आ रहा था जिसे महेंद्र जी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। महेंद्र जी हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर खनक और दिग्विजय के पास आते हैं और खनक का हाथ पकड़कर दिग्विजय के हाथ के ऊपर रखते हैं। कन्यादान की विधि के अनुसार वह दूध को खनक और दिग्विजय के हाथ में गिराते हैं और विधि पूरी होने पर उन्हीं के पास खड़े होकर दोनों के सर पर अपना हाथ रखते हैं। फिर पंडित जी ने दिग्विजय को खनक के मांग में सिंदूर भरने के लिए उसके आगे सिंदूर रखा थाल बढ़ाते हुए कहा, अंडस को। तब नीलम आगे आकर खनक के सर से उसका घूंघट हटाती है और उसके मांग से मांग टीके को हटाकर दिग्विजय को सिंदूर भरने के लिए जगह देती है। तो दिग्विजय थाल से सिंदूर एक चुटकी उठाकर खनक के मांग में भर देता है। फिर उसी थाल से मंगलसूत्र उठाकर खनक के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, जिसके बाद पंडित जी ने सबसे यही कहा, अंडस को कि अब दिग्विजय और खाना पति पत्नी बन गए हैं तो उन्हें जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दिग्विजय खनक का हाथ पकड़कर अपने स्थान से खड़ा होता है, लेकिन खनक तो अभी भी वैसे ही अपने स्थान पर बैठी हुई थी। तो नीलम खनक के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे सहारा देकर खड़ा करती है। खनक खड़ी हो जाती है तो दिग्विजय खनक का हाथ पकड़े उसे महेंद्र जी के पास लेकर आता है और खनक को हल्का झुकने के लिए कहकर खुद भी झुककर महेंद्र जी का आशीर्वाद लेता है। लेकिन जैसे ही महेंद्र जी के पैर दोनों छूते हैं लेकिन महेंद्र जी दोनों के सर पर हाथ नहीं रखते तो गायत्री आकर महेंद्र जी को हिलाती हुई कहती है, काका आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गायत्री के हिलाने से महेंद्र जी मंडप से नीचे की ओर गिर जाते हैं। अंडस को खनक नहीं है। खनक को दिग्विजय हल्का झुकने के लिए कहकर खुद भी झुककर महेंद्र जी का आशीर्वाद लेता है। लेकिन दोनों के महेंद्र जी के पैर छूने पर भी महेंद्र जी दोनों के सर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं रखते। तो गायत्री आकर महेंद्र जी को हिलाती हुई कहती है, अंडस को काका आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गायत्री के हिलाने से महेंद्र जी मंडप से नीचे की ओर गिर जाते हैं। महेंद्र जी को पीछे की ओर गिरते देख इतनी देर से चुप खड़ी खनक की चीख निकल जाती है, अंडस को दादू। महेंद्र जी को नीचे गिरते देख दिग्विजय, अग्नि, नीलम, गायत्री और रघुवीर सिंह सभी महेंद्र जी के पास भाग कर आते हैं। दिग्विजय महेंद्र जी के पास पहुंचकर उनके सर को उठाकर अपने गोद में रखते हुए उनके चेहरे पर हाथ थपथपाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन महेंद्र जी अब तक बेहोश हो चुके थे।
खनक महेंद्र जी के पास बैठी रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। पल भर में उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई थी। एल जिससे पहले शादी होने वाली थी वह मंडप में मर चुका था। जो अनजान था उसके लिए उससे अब शादी हो चुकी थी। एल और उसके दादू जो पूरी दुनिया में उसके लिए सिर्फ वही एक अपने थे, वह अभी उसके सामने बेहोश हो चुके थे। खनक महेंद्र जी के गाल पर अपने हाथ रख रोते हुए कहती है, अंडस्को दादू दादू उठो ना दादू। एल क्या हुआ आपको दादू, उठो ना दादू। दिग्विजय कुछ सोचकर महेंद्र जी के नाक पर अपनी उंगली रखकर देखता है तो उनकी सांसों की गर्मी दिग्विजय के उंगली पर पड़ती है, लेकिन सांसें धीमी चल रही थी। एल जिससे दिग्विजय सबको दूर हटाकर जल्दी से अग्नि को अपनी मदद के लिए बोलता है और महेंद्र जी को उठाकर बाहर जाने लगता है। खनक भी सबके पीछे बदहवास सी जाने लगती है। उसे अभी अपना कोई होश नहीं था। उसका घूंघट और दिग्विजय के कंधे पर रखा हुआ गठबंधन का कपड़ा नीचे लेटाते जा रहा था और खनक की आंखों से बस आंसू की धारा ही बह रही थी। दिग्विजय और अग्नि महेंद्र जी को कार के बैक सीट पर लिटाकर जल्दी से आगे आते हैं। दिग्विजय ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और अग्नि पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, जिससे दिग्विजय किसी की परवाह किए बिना महेंद्र जी को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। दिग्विजय कार ड्राइविंग करते हुए अपने पॉकेट से फोन निकलता है। फोन पर डॉक्टर श्रेया का नंबर डायल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद जब डॉक्टर श्रेया कॉल रिसीव करती है तो दिग्विजय ने हड़बड़ाते हुए डॉक्टर श्रेया से कहा, अंडस्को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए जल्दी। कहकर दिग्विजय डॉक्टर श्रेया को कुछ भी पूछने का मौका दिए बिना ही कॉल कट कर देता है। इधर जब तक खनक दरवाजे तक पहुंचती है तब तक दिग्विजय की कार जा चुकी थी। जिससे अब खनक क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अभी बस अपने दादू के पास जाना था। खनक पीछे घूमकर देखती है तब तक नीलम भी खनक के पास आ जाती है। खनक ने नीलम का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को मुझे मुझे मेरे दादू के पास जाना है। वो चले गए, मुझे लेकर नहीं गए, मुझे मेरे दादू के पास जाना है। हाँ हाँ हम अभी चल रहे हैं, तुम परेशान मत हो, महेंद्र काका को कुछ नहीं होगा। नीलम के कहने तक काली कार लेकर उनके पास आकर कार रोकता है। नीलम खनक को लेकर बैक सीट पर बैठ जाती है। गायत्री भी उनके साथ आकर बैक सीट पर बैठ जाती है। रघुवीर सिंह अपनी कार से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए थे। खनक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे रास्ते उसकी आंखों से बस आंसू की धारा ही बह रही थी। उसे अपने और महेंद्र जी की बीते हुई पल याद आ रही थी। दिग्विजय हॉस्पिटल के आगे अपनी कार रोकता है और जल्दी से कार से निकलकर दिग्विजय महेंद्र जी को निकालने के लिए बैक सीट की तरफ जाता है। उतने में अग्नि कार से निकलकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर की ओर भागता है और दिग्विजय के महेंद्र जी को कार से बाहर निकालने तक स्ट्रेचर लेकर नर्स और वार्ड बॉय के साथ आता है। डॉक्टर श्रेया भी उसके साथ होती है। दिग्विजय के कहने पर अब तक डॉक्टर श्रेया ने ऑपरेशन थिएटर रेडी करवा दिया था। अग्नि दिग्विजय के पास आकर महेंद्र जी को संभाल कर उठाता है और उसके साथ वार्ड बॉय भी मिलकर महेंद्र जी स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। डॉक्टर श्रेया जल्दी से आगे आकर महेंद्र के नब्ज चेक करती है और साथ स्टेथोस्कोप महेंद्र जी के दिल की धड़कन भी जो आप धीमी और धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर श्रेया ने कहा, अंडस्को इनकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है, इन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी में लेकर चलो और डॉक्टर अभिषेक को अभी कॉल करो, इन्हें हार्ट अटैक आया है। महेंद्र जी को इमरजेंसी में ले जाया जाता है और एक नर्स जल्दी से रिसेप्शन पर रखे फोन उठाकर डॉक्टर अभिषेक को कॉल करती है। डॉक्टर अभिषेक जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वह अभी राउंड पर निकले थे। फोन रिंग करने पर कुछ रिंग जाने के बाद डॉक्टर अभिषेक कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं, अंडस्को हेलो। नर्स ने कहा, अंडस्को डॉक्टर इमरजेंसी केस आया है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से इमरजेंसी में आए। डॉक्टर अभिषेक को कहकर फोन रख देते हैं। दिग्विजय और अग्नि इमरजेंसी वार्ड के बाहर इमरजेंसी लाइट जो जल रही महेंद्र जी के अंदर जाते ही जला दी गई थी उसे बेचैनी से देख रहे थे। तभी सामने से एक शख्स जो सफेद कोट पहने हड़बड़ी में दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसे पर दिग्विजय और अग्नि की नजर जाती है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसे शख्स को देखते हैं। वह सबसे दौड़कर आते हुए वह सीधे इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला जाता है। ये शख्स और कोई नहीं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव थे, जिन्होंने आज ही हॉस्पिटल हार्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। दिग्विजय और अग्नि डॉक्टर अभिषेक के इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाने पर उस ओर ही देख रहे थे। तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट पीछे से आती हुई सुनाई देती है। जब दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो वहां नीलम, खनक, गायत्री और उनके साथ ही रघुवीर सिंह भी आते हुए नजर आते हैं। अभी अग्नि और दिग्विजय दोनों ने ही रघुवीर सिंह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। दिग्विजय को अपने सामने देखने के बाद खनक जो अब तक बदहवास सी चलकर आ रही थी वह जल्दी से भागकर दिग्विजय के पास आती है और उससे पूछती है, अंडस्को मेरे दादू कहाँ है मेरे दादू ठीक है न? दिग्विजय खनक को उसके कंधे से पकड़कर सामने लगी चेयर पर बिठाते हुए कहता है, अंडस्को महेंद्र काका अंदर है और उनका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, महेंद्र काका का कुछ नहीं होगा। महेंद्र जी अंदर वार्ड के बेड पर बेजान से पड़े हुए थे। वही डॉक्टर महेंद्र जी के हाथों में पल्स रेट मशीन लगा रहे थे और इसके साथ ही महेंद्र जी के चेस्ट पर चिप लगा रहे थे जिससे उनकी हार्ट रेट अच्छे से पता चल सके। वही डॉक्टर ने महेंद्र जी के चेस्ट पर चिप लगाने के बाद उनके बगल में रखी हुई मशीन पर देखा।
जिस पर उनके हार्ट रेट गिरते जा रहे थे। डॉक्टर महेंद्र जी को देखकर समझ चुके थे कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी बिना कोशिश किए कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर महेंद्र जी के हार्ट रेट पर कोई सुधार नहीं आता है, बल्कि वह लगातार गिरती जा रही थी। तभी डॉक्टर देखते हैं कि महेंद्र जी को धीरे धीरे होश रहा है। महेंद्र जी अपनी आंखें खोलते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं, अंडस्को मुझे मालिक से बात करनी है। मालिक का नाम लेने पर डॉक्टर महेंद्र जी को देखते हुए पूछता है, अंडस्को यह मालिक कौन है? डॉक्टर श्रेया, जो डॉक्टर अभिषेक के साथ इमरजेंसी पर मौजूद थी, वह डॉक्टर अभिषेक को बताते हुए कहती है, अंडस्को जो शख्स इन्हें लेकर आए हैं उन्हें पूरा हरिद्वार मालिक कहता है और आप अभी मालिक के ही हॉस्पिटल में खड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक महेंद्र जी को ठीक है कहकर इमरजेंसी से बाहर आते हैं और वहां मौजूद सभी को देखते हुए पूछते हैं, अंडस्को आप सब में मालिक कौन है? डॉक्टर अभिषेक ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि जब महेंद्र जी को यहाँ लाया गया था तब डॉक्टर अभिषेक अपने राउंड के लिए निकले हुए थे। दिग्विजय डॉक्टर अभिषेक के पास आता है और उनसे कहता है, अंडस्को जी मैं हूँ, मालिक कहिए। डॉक्टर अभिषेक ने दिग्विजय से कहा, अंडस्को अंदर जो पेशेंट है उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे पीछे मुड़कर खान को देखा है जो अब तक अपने चेयर से उठकर खड़ी हो गई थी। दिग्विजय वापस से डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और उसे हाथ की इशारे से आगे चलने के लिए कहता है। दिग्विजय जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर आता है तो देखता है महेंद्र जी मशीनों से घिरे हुए हैं। उन्हें देखकर दिग्विजय को बहुत बुरा लगता है कि अभी अभी तो उनकी खनक की उसके साथ शादी हुई और अभी महेंद्र जी इस तरह से हॉस्पिटल की बेड तक पहुंच गए हैं। दिग्विजय जाकर महेंद्र जी का हाथ पकड़ता है तो महेंद्र जी उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, मालिक एल। दिग्विजय हाँ मैं अपना सर हिलता है तो महेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंडस्को आपको पता है मलिक, जब हमने आपको हमारी खनक को पानी पिलाते हुए देखा था तो हमारे मन एक आश जागी थी कि हमारी खनक की शादी अर्नव की जगह आपसे होती तो कितना अच्छा होता है। और देखिए हमारी खनक के मान में आपने सिंदूर भरा है, लेकिन आपको एक बात कहे मालिक, हमारी खनक की जान को खतरा है क्योंकि खनक खनक नहीं है। अगर खाना खनक नहीं है तो कौन है? देह संस्कार की विधि। महेंद्र जी ने अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, अंडस्को आपको एक बात कहे मालिक, हमारी खनक की जान को खतरा है क्योंकि खनक खनक नहीं है। खनक खनक नहीं है। उतना सुनते ही दिग्विजय महेंद्र जी के करीब पहुंचकर उसने कहा, अंडस्को खनक खनक नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है? खनक कौन है बताए हमें। महेंद्र जी की सांसें अब धीमी होती जा रही थी। महेंद्र जी अपनी रुकती हुई सांसों के साथ कहते हैं, अंडस्को खनक खनक धा। मशीन से बिप बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है और दिग्विजय के हॉर्न से महेंद्र जी का हॉर्न भी छूटकर नीचे गिर जाता है। एलओटी के दरवाजे पर खड़ी खनक सब देख रही थी। खनक धीमे कदमों से चलकर महेंद्र जी के पास आती है और उन्हें उठाते हुए कहती है, अंडस्को दादू उठिए ना, चलिए ना, हमें भूख लगी है, कुछ बना दीजिए ना, हमें भूख लगी है बहुत जोरों से, आपको पता है ना हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो चलिए हमें कुछ बनाकर खाने के लिए दीजिए। खनक बार बार महेंद्र जी को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार अगर कोई अपने शरीर को त्याग कर चला गया तो वह क्या दोबारा अपने शरीर पर वापस आता है? इसका जवाब है नहीं। तो आखिर महेंद्र जी कैसे वापस आते? महेंद्र जी के सब खनक के हिलने से बस हिलकर रह जाता, लेकिन वह अब कहाँ उठने वाले थे। दिग्विजय खनक के पास आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, अंडस्को खनक अब दादू नहीं रहे। दिग्विजय के महेंद्र जी के न रहने वाली बात कहने पर खनक बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं है, बस चुप होकर दिग्विजय की सीने से लगी रहती है। दिग्विजय खनक को वैसे ही ओरती से लेकर बाहर आता है और अपने सर को इशारे में हिलाकर अग्नि और नीलम को बताता है कि महेंद्र जी अब नहीं रहे। अग्नि, नीलम, गायत्री, रघुवीर सिंह और काली सभी को खनक के लिए बहुत बुरा लगता है कि आज एक दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया है। नीलम आगे आकर खनक को अपने गले से लगा लेती है। खनक बिना कोई शुद्ध बुद्ध के बस दिग्विजय से नीलम के पास चली जाती है। महेंद्र काका के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाए। नीलम ने खनक को अपने गले से लगाए उसके सर को सहलाते हुए दिग्विजय जैसे कहा। दिग्विजय ने अपनी नजरें उठाकर काली की तरफ देखा। काली दिग्विजय के नजरों को समझकर हाँ में अपना सर हिलाकर हॉस्टल से बाहर चला गया। दिग्विजय का दिल इस बात से कचोट रहा था कि आज जो अर्नव के साथ हुआ अगर वह खनक के साथ हुआ होता तो अगर मंडप में 1 इंच की दूरी से अर्नव की जगह खनक को गोली लगती होती तो क्या दिग्विजय खुद को माफ कर पाता या फिर वह खनक के बिना अपनी जिंदगी जी पाता। दिग्विजय के दिल में अभी यही द्वंद्व उठ रहा था कि उसने अपनी धारा को खो दिया था जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब जो खनक उसकी धारा का एहसास लिए उसकी जिंदगी में आई थी, क्या उसे खोकर दिग्विजय जी पाता? इसका जवाब था नहीं, क्योंकि खनक की उसकी जिंदगी में आने के बाद से दिग्विजय की सांस खनक के नाम से जो चलने लगी थी। दिग्विजय यही सब सो ही रहा था कि तभी काली ने उसके पास आते हुए कहा,
अंडस्को मलिक, हमने डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। अब हमें महेंद्र काका को लेकर जाना होगा उनके दाह संस्कार के लिए। अलकाली और कुछ वार्ड बॉय मिलकर महेंद्र जी के शव को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के बाहर लेकर आते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी जो महेंद्र जी की शव को लेकर खनक के घर जाने वाली थी। काली और वार्ड बॉय मिलकर महेश जी के शव को एम्बुलेंस में संभाल कर रखते हैं और काली एम्बुलेंस में महेंद्र जी के शव के साथ बैठ जाता है। दिग्विजय, अग्नि और खनक को लिए भाभी माँ के साथ अपने घर की ओर बढ़ जाता है। रघुवीर सिंह और गायत्री उनके घर में आते हैं। सभी लोग खनक के घर जाते हैं जहां पर सारी रीति रिवाज के अनुसार महेंद्र जी के देह को संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। कुछ देर में एम्बुलेंस महेंद्र जी के घर के बाहर आकर रुकती है। स्ट्रेचर से काली और अग्नि मिलकर महेंद्र जी के शव को बाहर लेकर आते हैं। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर आसपास के जो पड़ोसी थे वह बाहर निकाल कर देखते हैं और महेंद्र जी को इस तरह लेकर आते देखते हैं। तुमको समझते देर नहीं लगती है कि अब महेंद्र जी नहीं रहे तो वह सभी देह संस्कार की विधि में शामिल होने के लिए सफेद कपड़े पहनकर महेंद्र जी के घर आ जाते हैं। नीलम और गायत्री मिलकर खनक को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाती है। खनक जो बेसुध सी थी वह किसी की भी साथ कहीं भी चली जा रही थी। उसे अपना कोई शुद्ध नहीं था कि उसे कौन और कहां लेकर जा रहा है। गायत्री और नीलम उसे उसके कमरे में लेकर आती है जो कि महेंद्र जी की देह संस्कार की विधि के लिए उसका रहना जरूरी था, क्योंकि महेंद्र जी का खनक के सिवा और खनक का महेंद्र जी सिवा और कोई नहीं था। इसलिए खनक के जो कपड़े अभी उसने पहना हुआ वो उसे उतरना पड़ता। नीलाम खनक को लाकर उसके बेड पर बैठा देती है और गायत्री खनक के लिए उसके पहनने के लिए सफ़ेद कपड़े ढूंढने मिलती है। जब गायत्री को सफ़ेद कपड़ा मिल जाने के बाद गायत्री और नीलम खनक को उसके नहाने और कपड़े पहनने में मदद करती है, क्योंकि खाना को इतना भी होश नहीं था कि उसने अभी क्या और क्यों करना चाहिए था।